प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश का ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा था कि सेंटेंस को हम कैसे पहचानें। विशेष रूप से उन सेंटेंसों को हम लोगों ने उठाया था जो टेंस के अधीन होते हैं, जो टेंस में आते हैं, जैसे अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस की पहचान हमने देखा था कि हिंदी वाले सेंटेंस को कैसे पहचानें और इंग्लिश वाले सेंटेंस को कैसे पहचानें। चाहे आपको हिंदी वाला सेंटेंस दे या इंग्लिश वाला, आप दोनों प्रकार के सेंटेंसों को अच्छी तरीके से बिना किसी मिस्टेक के पहचान सकें, ये हमने देखा था। जो भी अगर उस वीडियो को न देखा हो, यदि आप न देखे हों तो उसे अवश्य देख लें, क्योंकि बिना उसके देखे आप सेंटेंस की पहचान नहीं कर सकते और फिर आप टेंस को अच्छी तरीके से भली भांति नहीं समझ सकते। डायरेक्ट टेंस शुरू करने से पहले सेंटेंसों के बारे में जानना अति आवश्यक है, इसलिए पहले वीडियो को खूब अच्छी तरीके से कई बार देखें, समझें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। बच्चों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल न भूलें, जिससे कि वो भी जानकारी प्राप्त कर सकें। बच्चों, आते हैं अपने टॉपिक पे। अब जब आप सेंटेंस पहचान लेते हैं तो टेंस में आपको, चाहे कोई भी टेंस हो, देखिए लिखा गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस फॉर ऑल टेंसेस, मतलब टेंस आपका कोई भी हो, आप जानते हैं कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं, वो 3 फिर 4 होते हैं, चाहे प्रेजेंट का 4, पास्ट का 4, फ्यूचर का 4। लेकिन टेंस आपका कोई भी हो, लेकिन उसमें सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वह सेम टू सेम होता है। आपका हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे चेंज हो सकता है, मेन वर्ब के प्लेस पे चेंज हो सकता है, यही हो सकता है। बाकी आपका जो प्लेस है वो सबका प्लेस एकदम सेम होता है। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव का स्ट्रक्चर पे हम लोग ध्यान दें। यदि आपको किसी भी टेंस का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसका आप ट्रांसलेशन करते हैं, तो अफर्मेटिव का करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद तब अगला नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का, और हेल्पिंग वर्ब के बाद तब मेन वर्ब का, यानी जिसे मुख्य क्रिया या काम कहते हैं। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का, उसके बाद अदर वर्ड का। जब आप निगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे तो अगर निगेटिव को देखना हो तो इसमें भी सब्जेक्ट पहले ही लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब इसके बाद, यानी अफर्मेटिव जैसा सेम टू सेम। केवल अंतर क्या है? हेल्पिंग वर्ब के बाद इसमें निगेटिव में नॉट होता है, तो बाकी सब चीज़ सेम टू सेम। यानी अफर्मेटिव हो चाहे निगेटिव, दोनों में सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद तब आगे की क्रिया करते हैं। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा, टेंस के अनुसार वर्ब का फॉर्म चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ अपने प्लेस पे। यानी जब ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब के बाद ही होगा। इंट्रोगेटिव की बात करें तो अगर आपका हिंदी क्या से शुरू हो, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर क्या से शुरू हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे, इसके बाद तब सब्जेक्ट, यानी हेल्पिंग वर्ब आपका कहाँ चला आएगा? शुरू में। बाकी सब कुछ सेम टू सेम अफर्मेटिव जैसा, हेल्पिंग वर्ब केवल शुरू में चला आएगा। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव है। आप पहचान पढ़े हैं कि इंट्रोगेटिव की पहचान होता है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसी से आप पहचान सकते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में हो जाएगा, इसके बाद तब सब्जेक्ट होता है, और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात करें तो अगर ये भी अगर प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य अगर हिंदी का आपका क्या से शुरू है तो आप हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे। बस अंतर क्या होता है कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में जो नॉट लगता है वो आपका सब्जेक्ट के हमेशा बाद लगता है, यानी इंट्रोगेटिव में जब भी नॉट लगाना होगा तो आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। इसके बाद सब कुछ सेम टू सेम इंट्रोगेटिव जैसा। और यदि आपका इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव निगेटिव अगर क्या से शुरू न हो
जिसे यस नो टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। अगर क्या से शुरू ना हो, कोई ना कोई प्रश्नवाचक शब्द अगर आया हो तो उस प्रश्नवाचक शब्द का पहले इंग्लिश लिख लेते हैं। यानी देखिए, अगर आएगा क्या से शुरू ना हो तो उसकी पहले इंग्लिश लगा लेंगे, तब फिर वही हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट। और अगर क्या से शुरू ना हो, इंट्रोगेटिव निगेटिव, तो इसमें भी पहले क्वेश्चन वर्ड लगा लेंगे, इसके बाद तब बाकी काम इंट्रोगेटिव निगेटिव के हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे वैसे ही। यानी शुरू में क्वेश्चन वर्ड लगा लेंगे। बात हम विशेष रूप से करना चाहेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात हम करें तो हम ये कर सकते हैं कि ऐसे कहने को तो कहा गया है कि इंट्रोगेटिव जब रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहेगा, जब अफर्मेटिव या निगेटिव रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद रहेगा। तो इस तरीके से कहने को तो कहा जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ अंतर पड़ता है। जैसे अगर आपका हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए इज एम आर टाइप का है, यानी एक एक शब्द वाला हेल्पिंग वर्ब हो, तो आप सेम टू सेम ऐसे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब रखना है आप हेल्पिंग वर्ब रखेंगे शुरू में, यानी इज यहाँ पे लगेगा, जैसे इज लगाना हो कहीं तो इज यहाँ पे, इज यहाँ पे, तो इज यहाँ पे शुरू में लग जाएगा, तब लास्ट में बाद में सब्जेक्ट होगा। फिर इज यहाँ पर लग जाएगा लास्ट, तब इसके बाद में सब्जेक्ट होगा। एक एक शब्द का हो तब। लेकिन बाई चांस मान लीजिए कि अगर आपका हेल्पिंग वर्ब दो शब्द का हो, जैसे मान लीजिए कि विल बी और शैल बी हो, या मान लीजिए तीन शब्द का हो जैसे विल हैव बीन या शैल हैव बीन हो, तो दो शब्द के हैं, ये तीन तीन शब्द के हैं, तो इसमें अगर नॉट लगाना होगा या हेल्पिंग वर्ब को, क्या ये पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चला जाएगा? क्या यह पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे चला जाएगा? नहीं। अगर आप इस स्ट्रक्चर के अनुसार, जैसे जनरल स्ट्रक्चर है उसके अनुसार अगर आप रखते हैं तो आपका गलत हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं होगा यहाँ पर, लेकिन यहाँ आपको समस्या हो सकता है। जब भी आप नॉट लगाएंगे तो नॉट कहाँ लगाएंगे? पहले शब्द के, जो पहला शब्द है आपका, अगर एक से अधिक शब्द का है तो पहले शब्द के बाद नॉट लगाएंगे, तब उसके बाद बी चला जाएगा। यानी पहले विल लिख रहेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, तब बी लिखेंगे। जैसे इसे अगर उठाएं तो इसमें पहले विल लिखेंगे, फिर नॉट लगाएंगे, तब इसके बाद क्या होगा? तब हैव बीन नॉट के बाद चला जाएगा। यानी आपको ध्यान देना है कि एक शब्द का हो या दो शब्द का हो या तीन शब्द का हेल्पिंग वर्ब हो, इसमें जब भी आपको नॉट लगाना है तो पहले शब्द के बाद ही नॉट लगाना है। इज के बाद नॉट, एम के बाद नॉट, आर के बाद नॉट। विल बी में विल के बाद नॉट लगा के तब बी लिखना है। विल हैव बीन में तीन शब्द वाले में विल के बाद नॉट लगा के तब हैव बीन को लिखना है। यही आप सावधानी इंट्रोगेटिव बनाते वक्त भी करेंगे। जैसे अगर एक शब्द का हो तो कोई समस्या नहीं, इंट्रोगेटिव में आप दोनों जगह इज मान लीजिए लगाना हो तो इज शुरू में लगा सकते हैं, बाद में आपका सब्जेक्ट लिखेंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन दो शब्द का अगर हो या तीन शब्द का हो तो पहले शब्द के बाद नॉट लगा के निगेटिव बनाया गया, तो वही काम आप करेंगे कि पहले शब्द को ही उठाकर शुरू में लेके आएंगे। यानी अगर मान लीजिए आपका हेल्पिंग वर्ब विल भी लगाना हो तो विल को यहाँ पर लेके आएंगे शुरू में, और बी जो आपका छूटा हुआ है वो पोर्शन आपका सब्जेक्ट के बाद रहेगा। यानी विल और सब्जेक्ट लिख के तब बी लगाएंगे। यही चीज आपका यहाँ पर विल हैव बीन मान लीजिए आपका लगाना हो तीन शब्द वाला, तो आप विल को शुरू में लेके जाएंगे, विल, और तब सब्जेक्ट लिख लेंगे। उसके बाद जो हैव बीन है उसे सब्जेक्ट के बाद रखेंगे। नॉट लगाते वक्त इंट्रोगेटिव में बस सीधी सी बात यही जानना है कि ये आप इंट्रोगेटिव में जान गए कि अगर दो शब्द का होगा तो पहले विल, यानी पहले शब्द को ही शुरू में लेके जाते हैं, बाकी को सब्जेक्ट के बाद में ही छोड़ देते हैं। सेम वही काम आप निगेटिव के वक्त करेंगे। जैसे निगेटिव में आपको सीधा यही जान लेना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाया जाता है। यानी मान लीजिए आपको इज एम आर में से लगाना हो, इज लगाना हो तो इज और सब्जेक्ट लिख के नॉट हो जाएगा। विल बी में से लगाना हो तो विल सब्जेक्ट लिख के फिर नॉट, और नॉट के बाद बी हो जाएगा। अगर आपको विल हैव बीन में से लगाना हो तो विल को शुरू में लिखेंगे, तब सब्जेक्ट लिखेंगे, तब नॉट लगाएंगे, और नॉट के बाद हैव बीन हो जाएगा। यानी आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव निगेटिव में जो नॉट होता है वह सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान दें। केवल इस स्ट्रक्चर को देख के या किसी भी स्ट्रक्चर को देख के ये ना कहिए कि हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाना है तो पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब उठाइए और यहाँ पे लगा दीजिए।
ये पूरा का पूरा हेल्पिंग वर्ब उठाइए और शुरू में लगा दीजिए। ऐसी गलती नहीं करना है, इससे सावधान रहें। नॉट जब भी लगाना है तो अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लग रहा है तो नॉट जब भी लगाना है तो पहले शब्द के बाद नॉट, और पहला शब्द ही निगेटिव बना रहा है और पहला शब्द ही आपका इंट्रोगेटिव बनाएगा, यानी पहले शब्द को ही शुरू में लेके जाना है, बाकी को सब्जेक्ट के बाद ही छोड़ देना है, यानी बी को बाद में, हैव बीन को बाद में।